नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सफर है नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने तक का। और इस सफर को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और राजनीतिक संस्मरण है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों की मदद से उस रणनीति, उन किरदारों और उन फैसलों को समझना है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय उदय की, आप कह सकते हैं, पटकथा लिखी। और इस कहानी का शायद सबसे नाटकीय मोड़ 9 जून 2013 को आया। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन। जी। तब के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे और भाषण के बिल्कुल आखिर में उन्होंने अचानक एक ऐलान कर दिया कि 2014 चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष होंगे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और फिर हलचल मच गई। ये फैसला इतना अचानक था कि मंच पर मोदी को देने के लिए कोई गुलदस्ता तक तैयार नहीं था। अच्छा, हाँ, राजनाथ सिंह ने किसी और के लिए आया गुलदस्ता लेकर मोदी को थमाया। ये एक छोटा सा वाक्या था, लेकिन ये बता रहा था कि पार्टी के अंदर एक बड़ा तूफान आ चुका है और एक नई युग की शुरुआत हो रही है। यही वो घोषणा थी जिसने 2014 के चुनाव का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी काफी पहले शुरू हुई थी। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती कहां से है? मोदी का बीजेपी के राजनीति में सीधा दखल कब शुरू हुआ? कहानी शुरू होती है 1987 से, जब संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का संगठन सचिव बनाकर भेजा। अच्छा। उस वक्त गुजरात बीजेपी का मतलब सिर्फ 2 नाम थे, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल। पूरी पार्टी इन्हीं 2 ध्रुवों में बंटी थी। और 1995 के चुनाव के बाद ये दरार खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, बीजेपी पहली बार अपने दम पर जीती, केशुभाई मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने वाघेला गुट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से बगावत की जमीन तैयार हुई। जी, वाघेला मौके की तलाश में थे। सितंबर 1995 में जब केशुभाई पटेल अमेरिका के दौरे पर थे, वाघेला ने 55 विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार गिराने का पूरा प्लान बना लिया। मतलब पार्टी के अंदर ही एक तख्तापलट जैसी स्थिति। हाँ, आप कह सकते हैं। जाहिर है मामला इतना बिगड़ गया कि दिल्ली से बड़े नेताओं को दखल देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी खुद गए थे, है ना? जी, अटल बिहारी वाजपेयी खुद अहमदाबाद पहुंचे। 2 दिन तक बैठकों का दौर चला। आखिर में पार्टी को बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को वाघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी। क्या थी वो शर्तें? पहली, केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। दूसरी, वाघेला के समर्थकों को मंत्री बनाया जाए। और तीसरी शर्त सबसे दिलचस्प थी। हाँ, तीसरी शर्त थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात की राजनीति से बाहर किया जाए। उन्हें दिल्ली भेजकर राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। तो वाघेला को लगता था कि केशुभाई के पीछे मोदी का दिमाग है। बिल्कुल, उनका मानना यही था। तो एक तरह से उन्हें गुजरात की सियासत से बाहर कर दिया गया, एक राजनीतिक वनवास। जी, लेकिन जैसा कि कई राजनीतिक कहानियों में होता है, ये वनवास असल में वापसी की तैयारी का दौर साबित हुआ। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। इस बीच गुजरात में क्या चल रहा था? गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। 1995 से 97 के बीच 3 मुख्यमंत्री बदल गए। 1998 में केशुभाई पटेल दोबारा मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनकी सरकार मुश्किलों में थी। हाँ, वो भूकंप और सूखे वाला दौर था। सही बात है। आपदा प्रबंधन को लेकर उनकी बहुत आलोचना हुई। संघ और विश्व हिंदू परिषद से भी उनके रिश्ते बिगड़ रहे थे। और दिल्ली में बैठे मोदी इस स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए थे। बिल्कुल, वो संघ के मुख्यालय केशव कुंज में सक्रिय थे। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने संस्मरण में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा लिखा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वो बताते हैं कि मोदी खुद उनके दफ्तर आए थे। जी, और कुछ कागजात दिखाएं। मेहता के मुताबिक उन कागजातों से ऐसा लग रहा था कि केशुभाई पटेल की सरकार में कुछ गड़बड़ चल रही है। मतलब ये सीधी सीधी लॉबिंग थी। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी वापसी के लिए माहौल बना रहे थे। और उनकी ये कोशिशें रंग लाईं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केशुभाई को हटाने का मन बना लिया था। और फिर वो किस्सा आता है जब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उन्हें बुलाया। हाँ, मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वाजपेयी जी ने मजाक में कहा, पंजाबी खाना खा खा आप मोटे हो गए हैं।
दिल्ली छोड़ दीजिए। बड़ा दिलचस्प तरीका था बताने का। जी, मतलब कोई लंबी मीटिंग नहीं, बस एक सीधी सी बात, आप दिल्ली छोड़ रहे हैं। मोदी के मुताबिक उन्हें तब अंदाजा नहीं था कि अटल जी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मोड़ आता है। 2002 के गुजरात दंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद 2002 में गुजरात में दंगे हुए, जिनमें करीब 1000 लोगों की जान गई। और इन दंगों ने मोदी के राजनीतिक करियर को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। दोनों तरह से। बिल्कुल, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने सालों बाद उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनी। और इसी दौर का वो मशहूर किस्सा भी है जब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म की याद दिलाई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, वो नोकझोंक उनके आत्मविश्वास को, या कहें कि चुनौती देने के अंदाज को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर दिखाती थी। सही बात है। जब वाजपेयी ने कहा, मुख्यमंत्री के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, तो मोदी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहब। वाजपेयी जैसे कद के नेता को सार्वजनिक रूप से टोकना एक बहुत बड़ा संकेत था। बिल्कुल, इसने दिखाया कि वो दबाव में झुकने वालों में से नहीं है, और राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने एक बड़ा दाव खेला। उन्होंने समय से पहले चुनाव करा दिए। जी, और 182 में से 127 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। इसके बाद 2007 और 2012 में भी लगातार जीते। और अपने तीसरे कार्यकाल में ये साफ होने लगा कि उनकी नजरें अब दिल्ली पर हैं। हाँ, उन्होंने सद्भावना यात्रा शुरू की, गुजरात मॉडल का जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। मार्च 2012 में तो टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी, मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक के साथ। जी, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था। मतलब पार्टी के अंदर के समीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने एक समानांतर पावर स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया था। सही कहा। हरीश खरे की किताब हाउ मोदी वन इट में इसका जिक्र है। खरे लिखते हैं कि मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सहयोगियों को सक्रिय करना शुरू कर दिया था, जैसे कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक गुरु। हाँ, उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों को अपने पक्ष में किया। बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे धार्मिक गुरुओं का समर्थन हासिल किया। वो गुजरात को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और केंद्र की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले कर रहे थे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब मुद्दों पर। तो गुजरात में वो अपनी राष्ट्रीय छवि बना रहे थे, लेकिन असली लड़ाई तो दिल्ली में पार्टी के अंदर लड़ी जानी थी। 2013 आते आते वहाँ क्या माहौल था? 2013 की शुरुआत में ही एक बड़ा बदलाव हुआ। नितिन गडकरी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। और ये मोदी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हरीश खरे का विश्लेषण तो यही है कि गडकरी के मुकाबले राजनाथ सिंह को मनाना या मैनेज करना उनके लिए आसान था, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी तो उनके रास्ते में खड़े थे। तो गोवा बैठक में असल में हुआ क्या था? आडवाणी खेमे को ये भनक लग चुकी थी कि गोवा में मोदी के नाम पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, इसलिए आडवाणी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, कई बड़े नेताओं ने बैठक से ही दूरी बना ली। और सहयोगी दलों का भी दबाव था। जी, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने भी राजनाथ सिंह को फोन करके साफ कह दिया कि मोदी का नाम उन्हें मंजूर नहीं है। मतलब चारों तरफ से दबाव था। फिर भी राजनाथ सिंह ने यह फैसला कैसे ले लिया? राजनाथ सिंह अड़े हुए थे। उन्हें गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जैसे नेताओं का भी पूरा समर्थन था, और आखिरकार सारे विरोध को दरकिनार करते हुए 9 जून को उन्होंने ये घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद तो जैसे एक राजनीतिक विस्फोट हो गया। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कुछ ही दिनों में एनडीए से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। और इधर पार्टी के अंदर आडवाणी ने मोर्चा खोल दिया। जी, उन्होंने पहले अपने ब्लॉग में महाभारत का जिक्र करते हुए खुद की तुलना शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह से की, और अगले ही दिन 10 जून को उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हाँ, उन्होंने राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी जिसका सार ये था कि ये वो पार्टी नहीं है, पार्टी अपनी दिशा भटक चुकी है। ये पार्टी के पितृ पुरुष का अपनी पार्टी के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। एक तरह से पार्टी के पुराने गार्ड और नए गार्ड की लड़ाई थी। आडवाणी ने पार्टी को 2 सीटों से 182 तक पहुंचाया था, लेकिन अब मोदी एक नई लहर लेकर आ रहे थे जो चुनाव जिताने की गारंटी दे रही थी। सही बात है। आडवाणी के इस्तीफे से पार्टी में भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं के उनके घर पर लाइन लग गई, लेकिन आडवाणी टस से मस नहीं हुए। तो फिर वो माने कैसे? यहाँ आरएसएस की क्या भूमिका थी? यहाँ आरएसएस की भूमिका निर्णायक थी। दरअसल कई पत्रकारों का मानना है कि ये फैसला तो मार्च 2013 में ही आरएसएस की बैठक में हो गया था।
कि 2014 में चेहरा मोदी ही होंगे। अच्छा, संघ उस वक्त कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भगवा आतंक जैसे शब्दों से बेहद नाराज था, और दूसरी तरफ मोदी भी कुछ मामलों में जांच का सामना कर रहे थे। इन साझा चिंताओं ने दोनों को और करीब ला दिया। तो क्या ये संघ का सीधा आदेश था? ये एक मजबूत संदेश था। आखिरकार 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी से फोन पर बात की, और उस बातचीत के बाद आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ये साफ हो गया था कि सत्ता का केंद्र बदल चुका है। बिल्कुल। गोवा में तो सिर्फ ट्रेलर था, असली घोषणा तो 13 सितंबर 2013 को हुई। जी, दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बैठक से ठीक पहले नितिन गडकरी ने आडवाणी को फोन करके बता दिया कि आज मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। और ये सुनकर आडवाणी ने बैठक में आने से ही इनकार कर दिया। हाँ, बैठक के अंदर भी सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज ने अपनी कुछ आपत्तियां रखी, लेकिन अरुण जेटली और दूसरे नेताओं ने उन्हें मना लिया। और फिर घोषणा हो गई। जी, और इस दौर में एक और छोटा सा ड्रामा वाराणसी सीट को लेकर भी हुआ था। मुरली मनोहर जोशी वाला किस्सा। हाँ, वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब वो नहीं माने तो यूपी के तत्कालीन प्रभारी अमित शाह ने उनसे साफ कह दिया कि आपको कानपुर से लड़ना होगा। एक स्पष्ट संदेश कि अब फैसले कौन ले रहा है। बिल्कुल। और अंत में 16 मई 2014 को नतीजे आए और सारी बहस खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। और मोदी के आने के बाद सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बीजेपी भी पूरी तरह बदल गई। जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। मोदी युग से पहले बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1999 में 182 सीटों का था। 2014 में ये 282 हुआ, 2019 में 303। और राज्यों में भी। हाँ, 2018 आते आते बीजेपी और उसके सहयोगी 21 राज्यों में सत्ता में थे, और पार्टी ने दावा किया कि उसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। जी। तो इन तमाम स्रोतों को मिलाकर देखें तो ये साफ है कि ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। ये एक दशक लंबी सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। राजनीतिक दाव पेच, पार्टी के अंदर सत्ता का एक तरह से क्रूर हस्तांतरण और बाहरी परिस्थितियों के सही मेल का नतीजा था, जिसने नरेंद्र मोदी को भारत की राजनीति के शिखर पर पहुंचाया। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, संगठन की जरूरत और सही समय पर लिए गए साहसिक फैसले मिलकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई एक नेता किसी राजनीतिक दल पर इस कदर हावी हो जाता है, तो क्या ये सिर्फ उस नेता की व्यक्तिगत सफलता होती है, या ये पार्टी की विचारधारा और उसकी पूरी कार्यशैली में आए एक स्थायी बदलाव का संकेत है? इस पे जरूर सोचना चाहिए।